नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ऋषिकेश सुलभ जी। कथा को विभिन्न रूपों से रचते हुए सुलभ जी हम सभी पाठकों के प्रिय रचनाकार। इनके नाटक, कहानी और कहानियों के बाद उपन्यास, सबसे आखिर में उपन्यास इन्होंने लिखे, जिसमें से अग्निलेख और दाता पीर। आज हम दाता पीर पर बात करने वाले हैं। दाता पीर हमारे समय और हमारे समय की हिंदी रचना संसार में अपना एक खास स्थान है। अभी अभी ये किताब आई है और बहुत सारे पाठकों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। इसकी खास बात यह है कि अपनी कथा संरचना में और अपनी रूप रचना में यह एकदम परफेक्ट उपन्यास है। ये एक बार आप जब उठाते हैं तो इसको बांधे रखते हैं और मानो कहानी के जो चरित्र हैं, रसीदन का पूरा परिवार, फजलू, अमीना, चुन्नी और अमीना के जो प्रेम के जीवन है वो, और साथ ही साथ जो काले फकीर की जो एक विरासत है, वो सारे पात्र हमारी ज़िंदगी में भी आ जाते हैं। जो पात्र कहानी में प्रमुखता से उनकी भूमिका अपनी नहीं है कहानी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो किरदार किसी न किसी कोण को हमारे मन को छू जाते हैं। जैसे बबली गोप है, वो उस एक कद्दावर महिला के रूप में वो आती है और उसका कहानी के खास मोड़ पर एक असर होता है और वो मुझे देर तक याद रहती है, क्योंकि उस स्त्री ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ बर्दाश्त किया और ठोस कदम उठाया। तो ऐसे आम जीवन के जो लोग हैं, और इस कहानी में जो बात है कि ये पात्र अपनी ज़िंदगी से उतरकर हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक शहर जो अपनी पूरी जीवंतता से आया। ऐसा लगता है कि उन दरगाहों पर, पीरों की मज़ारों पर, उस कब्रिस्तान से या सब्जी बाग से या उस पास की मटन वाली दुकान से कहीं हम गुजर रहे हैं, उसकी खुशबू हमारे साथ साथ चल रही है। तो सुलभ जी, जो ये इतना जीवंत उपन्यास है, इसमें से हम बातचीत ऐसे करना चाहते हैं कि मैं पहले आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपनी पसंद से कोई हिस्सा पढ़ें, फिर मैं कुछ सवाल करूँगी और उसके बाद मेरी पसंद का एक हिस्सा आप पढ़ेंगे और फिर कुछ बातें होंगी। सबसे पहले तो सुदीप के आपको नमस्कार, सुनने देखने वाले सबको मेरा और ये जो हिस्सा पढ़ना है ये इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा पढ़ना। ये सर्द रात थी, कुहासा अभी घना नहीं हुआ था। कब्रिस्तान में गिरती चांदनी कुहासे की छीनी चादर से छनकर सफेद फूलों की तरह कब्रों पर बरस रही थी। हवा चांदनी के फूलों को उड़ा रही थी। कब्रों पर लहराती घास से चांदनी के फूल उलझते और फिर रक्स करते हुए इस कब्र से उस कब्र पर जा पहुंचते। शीत, हवा, कुहासा और चांदनी के फूलों का रक्स। कब्रिस्तान किसी विशाल रंगमंच में। लगभग 10 दिनों बाद बबलू अपनी चुन्नी से मिलने पहुंचा था। राधे वाली घटना के बाद चुन्नी ने ही एहतियातन उसे आने से रोक दिया था। वो डरी नहीं थी, वो पीर मुहानी के लोगों की आड़ी तिरछी चालों को जानती थी। उसने बबलू को समझाया था कि मामला थोड़ा सिरा जाए फिर आना ठीक रहेगा। अब्दुल बारी साहब की मजार की छतरी के भीतर कब्र पर लगे संगे मजार से पीठ टिकाए बबलू बैठा था और उसकी गोद में सिर रखे चुन्नी संगमरमर के फर्श पर अपनी गोरी पिंडलियों में बंधी पायल छलका रही थी। बबलू के मोबाइल स्क्रीन पर अपनी मुठिया कमर लचकाती जामुनी होठों वाली एक रक्कासा किसी बरसाती नदी की धारा में पड़ते भंवर की तरफ चक्कर काट रही थी और गाने वाली की डांसदार आवाज कब्रिस्तान की हवा के सहारे लहरा रही थी। ऐ संभल संभल के चलो, पाँव में हमरे छाले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, जब से प्यार किया है तुमसे जान के हमरे लाले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए। पूरे कब्रिस्तान में बवंडर मचा हुआ था। कब्रों से बाहर निकलकर मुर्दे नाच रहे थे, चांदनी के फूल नाच रहे थे, कब्रों पर बेतरतीब उगी घास और लतरें नाच रही थी,
भांवर काटती हवा और मुन्नी देवी की आवाज कुहासे की चादर को भेद कर वर्तुलाकार उठती और दिगंत में छा करती। जितना अच्छा लिखा उतना ही अच्छा आपने इसका पाठ किया। यही मैं कह रही थी कि इस उपन्यास की ये खासियत है कि जो शास्त्रीय किस्सा गोई है, जो हिंदी उपन्यासों की एक अपनी परंपरा है, जिसमें आप कहानी के एक सिरे से लेकर आखिरी तक पूरे बंधे हुए रहते हैं और साथ ही साथ नएपन की खुशबू है। जैसे एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है जो एकदम क्लासिक है, और उसी में जो बबलू की मोबाइल पर बजता हुआ गीत है वो आज की एक बात है जिसको कोई हटा नहीं सकता, ओवरलुक नहीं कर सकता ना, क्योंकि वही चल रहा है और वो इस समय का सच है। तो चाहे वो काले फकीर से लेकर का यहाँ पर समदू फकीर तक जो हम आते हैं, वहाँ तक पीरों की भी जो कहानियाँ हैं और जिंदा पीरों की बातें हैं, और यहाँ पर कब्रिस्तान की बात है। लेकिन जो मेरा खटक गया दिमाग में, जो बात खटक गई, वो ये थी कि ये जो आपने चुना कहानी का अपना केंद्रीय विषय जो चुना, वो हाशिए में भी एक हाशिए का समाज है। मतलब अभी जो एक बहुसंख्यक राजनीति या बहुसंख्यकवाद जो आक्रांत करने वाला है, चारों तरफ से जो शोर है, उसमें बहुत एक ऐसे वर्ग की कहानी है जो कहीं ना कहीं बहुत चुपके से अपना जीवन जी रहा है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। कब्रिस्तान में कब्र खोद कर जीवन यापन करने वाला परिवार है रसीदन का, और वहीं पर वो मजार है जहाँ पर कुछ चीज़ें चढ़ती हैं और उससे उनको उनके जो नाना थे वो उनको चढ़ावे में मिलती थी चीज़ें, और उनसे उनको कुछ आमदनी हुआ करती थी। जी, काले फकीर। तो ये जो परिवार है वो जिस वर्ग की हम बात करते हैं उससे भी छुपा हुआ वर्ग है। मुझे लगता है हाशिए की भी एक हाशिए पर है। तो इसको आज के समय में अपने उपन्यास का विषय चुनने के लिए आपने कैसे सोचा? देखिए सुदेव, लेखक की नज़र कोने अंतरों में छिपी जिंदगी पर भी, जो सामने है, जो दिख रहा है, जिसकी चर्चा सुबह शाम हो रही है, या जो निरंतर हमारे कानों में बज रहा है, हमारे आंखों के सामने दृश्यों का रेला आ जा रहा है। इस भीड़ के बीच बहुत कुछ ऐसा है जो चुप है, मौन है, लेकिन उसकी पीड़ा का हाहाकार, उसके जीवन के संघर्ष, उसके दुखों की व्याप्ति, उसके सुख का भी स्पंदन, वह सब इतना महत्वपूर्ण है और इतना प्रभावशाली है। फिर भी सृजन की दुनिया से कई बार वो अछूता रह जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि करने जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि यह कोई बहुत बड़ा काम है। हाशिए पर पड़े समाज को हिंदी का लेखन हमेशा महत्व देते रहा है, लेकिन खास तौर पर जो एक अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमानों के भीतर जो पसमानदा जो समाज है, पिछड़ों का समाज है, या अंत्यजा आप कह सकते हैं, एकदम हाशिए पर खड़े लोग, जैसा आपने बताया। अब देखिए कि मुजाहिरी जो कब्रिस्तान में काम करते हैं उनको मुजाहिर कहते हैं, वो पेशे से जुड़ी हुई एक जाति है। लेकिन रसीदन का जो पिता है वो कब्रिस्तान में नहीं सिद्ध हुआ था। उसके पिता रुई धुनते थे, धुनकी लेकर आए थे। उनका गांव गंगा के कटाव में बह गया था और वो शहर अपनी धुनकी लेकर अपनी पत्नी के साथ आते हैं। उनका बेटा है रसीदन का पिता, और वो कब्रिस्तान में मजदूरी करने आया और वो धीरे धीरे उसका हाँ, ये तो बहुत बार आया है कि जो बेटियां हैं ये उसका पिता नहीं, उसका पति नसीब, उसका पति, पिता बेटा, अमीना का पिता। हाँ, अमीना का पिता। अब बताइए कि वो जाति से कुछ और है, कब्रिस्तान में आकर मुजाहिर हो जाता है। तो ये यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, जहाँ जीवन बिल्कुल जिसको कहा जाए, जिस पर किसी की नजर नहीं आती, जिसके बारे में क्षण भर के लिए ठिठक कर कब्रिस्तान जा करके या शमशान जा करके कौन ठिठकना चाहता है? लोग जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहते हैं।
तो वहां से जुड़े जो लोग हैं, किसको फुर्सत है, या फिर कहिए तो किसके पास साहस है कि उनके जीवन के भीतर उतर करके उनके दुखों या उनके सुखों, सुख वहां भी है। ये सबसे खूबसूरत बात है कि वहाँ सुख भी है, वहाँ जीवन भी है, जिंदगी की खिलखिलाहट भी है। वो सिर्फ समस्या मूलक नहीं है कि वहाँ से ये समस्याएं हैं, ये दुख है, ये है। हिंदी में ऐसा नहीं है कि हाशिए के लोगों पर लिखा नहीं जा रहा, लेकिन उसमें जो जिंदगी की धड़कन है, जो उनकी हंसी है, उस बात को इतनी खूबसूरती से मैंने शायद नहीं पढ़ा है। सुनील जी, ये रचनाकार का यही हासिल होता है कि जो यथार्थ है हमारे समय का, उस यथार्थ को हूबहू उठाकर रख देना रचनाशीलता नहीं है। क्योंकि ये काम तो अखबार कर रहे हैं, आज का मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया भी कर रहा है। लेखक अपनी कल्पनाशीलता से उस यथार्थ को कितना विस्तारित करता है, जीवन के कितने करीब ले जाता है, उसकी उस यथार्थ के भीतर ही उस रचना की भाषा छिपी होती है। मैं ये बात बार बार अपनी बातचीत में दोहराता हूँ कि हर रचना की भाषा उस रचना में आए यथार्थ के गर्भ से उपजती है, तो उसकी भाषा भी उसी के भीतर होती है। और जो रचना में जो यथार्थ है वह लेखक की अपनी कल्पनाशीलता के स्पर्श से कितना विस्तारित हुआ, जीवन के मर्म के कितना करीब जा सका, कितना उकेल सका, ये महत्वपूर्ण मेरी कोशिश रही है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि इस उपन्यास में मैं इस बात को खोलने जा रहा हूँ, कभी किसी ने पूछा नहीं तो बिना पूछे ही एक भीतर उत्सुकता होती है कई बार लेखक के भी कि वो कुछ सच बता दे अपने पाठक को, कि दादा पीर जी का जिक्र आता है, उनके मजार पर जो पत्थर लगा हुआ है उस पत्थर में न तो उनके जन्म का कोई संकेत है, न उनकी मृत्यु का कोई संकेत है, उनके काल का कोई संकेत है, न उनके नाम का, न उनके स्थान का कहीं कोई संकेत नहीं। कब्रिस्तान कमेटी और उसके सारे दस्तावेज कई सौ वर्ष पुराने हैं, तो उन दस्तावेजों को देखा मैंने, कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से लगातार बातचीत की, किसी को कुछ नहीं। तो वह रचनाकार के दाता पीर, आप जितना कुछ उस दाता पीर के बारे में जानती हैं वो सारा कुछ गल्प है। और ऐसा गल्प है कि एक बार लगने लगता है कि ये गल्प नहीं है, सच है। सच में कोई ऐसा दाता पीर और ऐसा समय रहा है, और जिसको हम अभी आपने जो पढ़ा उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे जो लोग वहाँ जीवन जी रहे हैं, उनके बहाने से जो नहीं है वो उस वातावरण में जो मौजूद है उसको महसूस कर सकते हैं। मैं पटना में रही हूँ और पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो वहाँ हाई कोर्ट सामने में था और हाई कोर्ट के बगल में भी एक दरगाह है और वहाँ मज़ार है, वहाँ कभी कभी जाना हुआ करता था। तो पढ़ते पढ़ते जैसे मानो मैं वहीं पे चली गई। और आपने जो बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर भी जो हाशिए के लोग हैं, जिनको उनमें भी काट दिया जाता है। जैसे जो लोग कब्रिस्तान से चले गए, रसीदन का भाई चला गया, जिनके पास भी थोड़ी सहूलियत हुई, थोड़े पैसे हुए, वो वहाँ से चले गए, क्योंकि वो वहाँ से, उनकी दोनों बेटियां भी वहाँ से निकलने की ख्वाब देखती है, तो उनको वहाँ जीवन जैसा नहीं लगता। तो उसमें जो अंतर है कि अब वो जोड़ना नहीं चाहते, अब वो वहाँ शादी नहीं करना चाहते, भले बाहर चले गए फिर भी वो जो जूबी के पिता समझू से इसीलिए नहीं शादी करना चाहते थे क्योंकि वो ऐसे परिवार से ताल्लुक है। और जो पेशा करने वाली बात है, एक पंक्ति जो आखिर में आई है, मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे दिल को एकदम छू गई, कि वो प्रेम में है और प्रेम का प्रतिदान वैसा नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए, जैसे हमें लगता है कि मिलना चाहिए और अमीना को भी लगता है कि मिलना चाहिए। लेकिन प्रेम में आपका एक अभिमान होता है ना, सात्विक अभिमान होता है। तो कहती है कि मैं पेशा भी करूंगी तो इसके साथ तो नहीं करूंगी, तेरे साथ तो नहीं करूंगी। बिल्कुल सुनते हैं क्या, प्रेम जो है ये शाश्वत विषय है, रचनाकारों के लिए, कवियों के लिए, पेंटर्स के लिए, संगीतकारों के लिए, सृजन की दुनिया से जुड़े हर व्यक्ति के लिए प्रेम है, शाश्वत है। और न जाने कितने हजार वर्षों से, जब से मनुष्य विकसित हुआ होगा, इन संबंधों को समझना, जानना, रिश्तों को शुरू किया होगा, उसने प्रेम के साथ जीना शुरू किया होगा, तो इसके ये विविध वर्णी
विषय है ना, किसी भी रचनाकार की। अब देखिए मैं छोटी सी बात बताऊं, तो बबलू और चुन्नी, खुद मुझे लग रहा था कि क्या तूफान मचाएंगे इस उपन्यास में, न जाने कहाँ लेकर जाएंगे। और देखिए दोनों का विवाह हो जाता है, दोनों बहुत इत्मीनान से जीवन जीने लगते हैं, और जिनके प्रति मन में एक आश्वस्ति का भाव लेकर भी कहीं न कहीं था कि अमीना और साबिर का जीवन बहुत सहज और सामान्य है। आप देखिए तो वहाँ जीवन कैसे करवट लेता है, प्रेम कैसे अपने विस्फोटक स्थिति तक पहुंचता है, कैसे उसकी जो विविध वर्णिता है, कई कई रंग हैं, कई छवियां हैं। क्या कहती है कि कब्रिस्तान में टिके रहना मुश्किल है, मुर्दों की तरह जीना, मुर्दों की तरह जीना सबके वश का बात नहीं, तुम जाओ यहां से, चले जाओ, वापस करती है उसको। तो यह ताकत, यह ऊर्जा जीने की, और यह आवेग जो अमीना ने अर्जित किया है, जो बाह्य स्तर पर चुटनी में दिख रहा था। हाँ, तो एक जगह उसकी माँ कहती भी है कि अब ये चुन्नी की तरह हो गई और चुन्नी अमीना की तरह हो गई। तो आपने सही कहा कि, और दूसरी बात है कि ये सब जीवन जो है एक रस नहीं है, जीवन एक रस नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा आपका जीवन हो या उपन्यास का जीवन। ये जो बात आपने कही, प्रेम की 3 अंत कथाएं हैं उपन्यास में, जो मैं बताने से थोड़ा सा बता रही हूँ। एक तो बबलू और चुन्नी की, एक अमीना और साबिर की, और एक समदू फकीर हो जाते हैं बाद में, और वो ज़ूबी की। तो वो तीनों ही कथाएं 3 तरह से हैं, 3 रूप लेकर आती हैं हमारे सामने, और कहीं पर हमारे मन में आश्वस्ति है, कहीं पर हमें हमारे भीतर करुणा जगाती है। तो जब एक ही उपन्यास में ऐसी 3 प्रमुख प्रेम कथाएं हैं, और ये जो शहर है उसका चप्पा चप्पा मानो उन हिस्सों का जिनके बारे में लिखा गया है, वो एक एक डिटेल्स इसमें है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये शहर की कहानी भी है, और एक स्तर पे प्रेम की कहानी है, और एक स्तर पे कहीं सामाजिक समरसता की कहानी लगती है। आप किसकी कहानी लिख रहे थे? देखिए मैं जीवन की पुनर्रचना कर रहा था। जीवन की पुनर्रचना करने के क्रम में शहर भी है, और उस शहर के कस्बाई हिस्से भी है। ये जो साबिर का जो मामला है, का खानदान है, जो मौसीकी से जुड़े हुए लोग, नूर बख्श जिनके 2 बेटे हैं, गुलाम बख्श और शहीद बख्श। नूर बख्श के पिता जो है ज़हूर बख्श, उनकी जिंदगी, वो कव्वाली गाते हैं, वो पटना के आसपास के जो इलाके हैं जहाँ से सूफी परंपरा का जो गढ़ माना जाता है, बिहार शरीफ का इलाका या मुंगेर शरीफ का इलाका, तो बिहार शरीफ में वो कव्वाली गाते हैं। फिर कव्वाली को शहनाई पर बजाने की, संगीत में खास किस्म की परंपरा है जिसको खमस करते हैं, जिसको आज के संगीतकार तक भूल चुके हैं। उस परंपरा के वाहक हैं ये दोनों। तो आप देखिए कि एक तरफ फिर अली बख्श जो साबिर के पिता हैं, वो कहाँ दुरस्त मधुबनी के इलाके से बाढ़ में पूरा उनका नाम तैर जाता है। वो रसन चौकी बजाने वाले कलाकार हैं, यहाँ पर शहनाई। फिर जैसा कि मैंने जिक्र किया कि दुनिया है, वो आते हैं उनका, तो इस तरह से ये फैला हुआ है। शहर है जरूर, पटना है जरूर, पटना के मोहल्ले हैं जरूर, उनका खान पान, जीवन, संस्कृति, उससे आप जिंदगी को काट कर अलग नहीं कर सकते। जिंदगी को अगर आप एकांगी नहीं हो सकते। लेकिन इन सब का जो जिसको कहा जाए फीडर, पटना के आसपास के इलाके हैं, बिहार के दूरस्थ इलाके, तो इसको आप गाँव का उपन्यास नहीं कर सकते हैं, न शहर का उपन्यास कर सकते हैं। शहर इसमें है और अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित है, अपनी हजारों वर्ष की परंपरा के साथ उपस्थित है, लेकिन ये जीवन की किताब है। और जब कोई भी रचनाकार अपनी किसी भी रचना में जब जीवन की कथा करता है, तो वो सारे बैरियर्स को, सारी सीमाओं को, सारी जो परिधियां होती हैं, वो खुद ब खुद टूटने लगती हैं, और चीजें एक दूसरे में समाहित होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से निकलती हैं, उपजती हैं। कई बार इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है
कि कौन सी चीज कहाँ से हुई और कहाँ जाकर, और यही रचना के का मयार तय करती है, रचना का स्थान तय करती है, रचना की दीर्घ जीविता के तत्व यहीं से पैदा होते। ये तो आपने बहुत सही बात कही कि दीर्घ जीविता, क्योंकि इसमें अपना समय, अपनी जगह, अपना जीवन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये रचना एक समय सापेक्ष रचना होगी कि दिनों तक लोगों के मन में ये धड़कन की तरह से रहेगी और बहुत ही प्रेम मिलेगा इसको, क्योंकि इसमें इसका समय इस तरीके से है कि वो उसको समय से ऊपर भी लेकर जाता है। और जीवन की कहानी तो प्रेम भी जीवन का हिस्सा है, शहर भी जीवन का हिस्सा है, और समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है वर्तमान में वो भी इसी जीवन का, बेहतर जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा सुनीति आपने। अभी जिस तरह की स्थिति है भारतीय समाज में, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज जिस तरह आतंक में जी रहा है, जिस तरह जीवन दूभर होता जा रहा है, एक एक सांस पर चीज़ें इस तरह मतलब आप कहिए कि काबिज हो चुकी हैं, हर आदमी धरा हुआ है, उसकी हर सांस जो है सो बहुत पीड़ा के साथ आ रही है, जा रही है उसकी बात। ये भी सवाल उठा इस उपन्यास को लेकर के कि इस आतंक का जिक्र नहीं कहा, बहुत जगह है। जैसे मुझे लगता है कि राधे का एक वाक्य आता है कि उसको हम लोग ठीक कर देते, लेकिन आजकल हिंदू मुसलमान का बहुत चला हुआ है। फिर वो एक जगह बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि क्योंकि मौसम की मार से कब्रिस्तान की दीवार टूट गई, रातों रात उसकी ईंटें लोग ढोकर लेके गए और 10 फीट तक अंदर कब्जा जमा लिया। तो वो क्या है, अपना समय ही है। वो जैसे उपन्यास है, लाउड नहीं, बहुत ही प्रेम से, मधुरता से, उसी तरह से ये सारे किस्से बताते हैं कि यही मैं कह रहा था कि जीवन को एकांकी होकर नहीं देखा जा सकता। यह जो सतह पर दिख रहा है, जिसको लेकर हम सब आतंकित हैं, हम सब आतंकित हैं कि न जाने जीवन का कल क्या रूप रहेगा हमारे समाज में, हम कैसे जिएंगे। हमारी जो सामाजिक समरसता की जो एक परंपरा है, एक दूसरे से जो आह्लाद और आत्मीयता के साथ मिलने जुलने की जो परंपरा है, न जाने वो हमारे जीवन में बची रह पाएगी कि नहीं। इसके बावजूद इस उपन्यास में उन चीजों को जानबूझ के उतना ही शामिल किया गया है जितना उनके जीवन में शामिल है। यह सब कुछ एक तरफ समाज में चल रहा है, तो साथ साथ आशा और विश्वास या भरोसा जिंदगी के प्रति, संबंधों के प्रति इतना सुदृढ़ है कि ये सब कुछ भी जीवित। एक तरफ समाज में राधे जैसा कुछ है, बबली जैसी लड़की है, बबीता जैसी लड़की है। फिर आप देखिए कि वह बुढ़िया जो साबित मकान मालकिन है, उसकी जैसी एक बूढ़ी स्त्री है। तो ये सब लोग, मुझे लगता है कि ये सब लोग इनकी हजार माने हैं। ये सब लोग एक जब हम एकदम गिर रहे होंगे और लोग ये घृणा की अग्नि में जब गिर रहे होंगे, तो यही हाथ बढ़कर हमको थामेंगे और उनको जलने से बचाएंगे। मेरा ऐसा भरोसा है। इसीलिए इस उपन्यास में बिना लाउड में ऐसे दृश्यों, वाक्यों और क्षणों को मैंने दर्ज करने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने जब कहा कि साबिर की जो मकान मालकिन है, जो बुढ़िया है, और जो बहुत सारे लोग के विरोध के बाद भी वर्षों उसको अपने पास रखे रहती है, और जो बबीता है जिसने पहली शादी हुई और उसके बाद उसने शोषण सहा, फिर उसके बाद वो चली आई, और फिर दूसरी शादी के बाद उसने प्रेम के लिए वो शादी छोड़ी, मतलब, और रसीदन तो उसका जीवन है ही, तो उसने कैसे जिया। और फिर बिल्किस का भी बिल्किस बानो का भी एक कैरेक्टर है जो कि अपने बहन के मतलब अपनी एक दूर के रिश्तेदार की बहन जो है सखी, उसके मरने के बाद उसके बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आती है। और मतलब ये बड़ी कद्दावर महिला है, इन्होंने बहुत समाज की परवाह नहीं की, और बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी लिखते हैं और कहते हैं कि ये स्त्रीवाद है, और एक इनके जीवन में जो ये जी रही हैं वो एक तरह से स्त्रीवाद है। ये बहुत सारी आज़ाद स्त्रियां हैं और जो इनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। सुनीति, मेरा मानना है कि ये जो स्त्रियां हैं
या इस तरह की जितनी स्त्रियां, ये हमारे समाज में बहुत पहले से है और इसी इतनी ताकतवर है ये, और इसी ताकतवर रूप में विभिन्न शेड्स के साथ, विभिन्न छवियों के साथ ये उपस्थित रही है। ये अलग बात है कि उनको जगह नहीं मिली उस तरह, या उनका यशोगान उस तरह नहीं किया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन सच है, ऐसा नहीं है। आज जो हमारा जिस तरह से महिलाओं के, जिसको फेमिनिज्म कहते हैं, फेमिनिज्म की जिस तरह चर्चा हो रही है, या रचनाओं में जिस तरह फेमिनिज्म को आरोपित किया जा रहा है, उससे स्त्रियों को ही घाटा लग रहा है। मेरा ऐसा मानना, सहज ढंग से जीवन, जो समाज का जो गर्भ है उसमें ऐसे बीज हैं, ऐसे तत्व हैं जो बिल्किस बानो जैसी औरत को पैदा कर सकें, जो रसीदन को पैदा कर सकें, जो गोप को पैदा कर सकें। जरूरत है कि ऐसी स्त्रियों की पहचान साहित्य करे, साहित्य ऐसी स्त्रियों को दर्ज करे जो सहज भाव से, क्योंकि हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बिना पढ़ा लिखा है आज, वो साक्षर नहीं है, वो आपकी बौद्धिकता और सारा ज्ञान और दुनिया की सारी किताबों से अपरिचित है। उसके लिए एक ही किताब है, वो जिंदगी की किताब, और उसका अनुभव ही उसका ज्ञान है, और उस ज्ञान से कई ताकतवर स्त्रियां पैदा हुई हैं। जरूरत है कि हम अपनी रचनाओं में ऐसी स्त्रियों को रेखांकित करें, और हिंदी के कई लेखकों ने ये काम किया है, लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि कई लेखकों ने किया है। जैसे मुझे शिव मूर्ति की भी स्त्रियाँ एकदम जमीन से जुड़ी हुई, और ऐसे जो मेरा एक सवाल है जो पढ़ते हुए बना कि इसमें जो भौगोलिक डिटेल्स हैं, भूगोल है शहर का, वो ऐसा लगता है कि किसी नक्शा नवीश ने पूरा बना दिया है। मतलब आर्किटेक्चरल डिटेल्स हैं, और वो इतने, कभी कभी वो एकदम सही, ऐसा लगता है कि असली देश काल से उठाए हुए हैं, और शहर में रहने का आपका इतना गहरा अनुभव है। कैसे कैसे बनाया, क्या वो पेपर पे बनाया, उसको डिटेल आपने सिनॉप्सिस में, मतलब इसकी क्या टेक्निक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमृतलाल नागर जी के बाद पहली बार एकदम उस खुशबू के साथ, जैसे हम उस गली में जा रहे हैं ना सब्जी बाग में, या जब वो जाती हैं समदू फकीर से मिलने, तो जो ऑटो लेती हैं और हाथ टकराता है उस गली से, मतलब वो गली अपनी खुशबू के साथ मौजूद है लेखन में। तो वो इतने वास्तविक रूप में कैसे है ये भूगोल? देखिए सुदीप्ति, किसी भी शहर या किसी भी रचना के भीतर जो भूगोल होता है, उस भूगोल को अंकित करने के लिए हर लेखक के पास अपने अपने टूल्स होते हैं, अपनी अपनी युक्तियां। ये युक्तियां जितना जीवंत आप ये स्थापित करते हैं, जब आप जीवन को जानते हैं तभी आप दृश्य रख सकते हैं, लोकेल रख सकते हैं। जीवन की जो धड़कन है, उसको अगर आप नहीं पहचानते तो मिट्टी के भीतर जो धड़कन है उसको भी आप नहीं पहचानते। और दिशाओं से आती हुई जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है या अंधेरा जो होता है, उस ये सब कुछ आप तभी रच सकते हैं, तभी जान सकते हैं जब आप जीवन को जानो, जब आप जीवन को, जिंदगी को जानने, उसके अनुभवों से टकराने निकलते हैं, तो ये सब चीजें सहज भाव से आपको उपलब्ध होती हैं। अब यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कैसे उन चीजों को कलेक्ट करते हैं, कैसे उनको अर्जित करते हैं, और अपनी रचना में उनको कैसे स्थान। हर लेखक का अलग अलग युक्ति, जैसा मैंने बताया, ये अपनाता है। और पटना की ये गलियां, जिन गलियों का जिक्र होता है, खान पान सब कुछ, उसमें कहीं बहुत ज्यादा उसमें कोई अतिरेक नहीं है, और वह एक, जिसको कहा जाए, दुख को रचते हुए भी लेखक को कई बार सुख मिलता है। आज जिस गली की चर्चा है, जिसमें वो साबिर अमीना को देखा जाता है खाना खिलाने में, आम लोग उस गली से गुजर नहीं सकते। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तो एकदम ही नहीं गुजर सकते हैं। मांस के, पकते हुए मांस की इतने प्रकार की गंध
अब बेकरी से उठती हुई खमीरी गंध और मतलब वो दुनिया ही बिल्कुल अलग है। वो लगभग 200 या 500 कदम की दुनिया होगी। वह रास्ता सतीबाग से शुरू होकर लगभग टोली मोड़ पर निकलता है। उस मोड़ पे निकलता है जहाँ वर्षों बुदई महाराज तबला बजाते रहे हैं, जहाँ बिस्मिल्लाह शहनाई बजाते रहे, जहाँ उर्मिला नगर करती नृत्य करती है, गाती है। तो एक दुनिया रही है और उस दुनिया का वासी कहाँ होंगे? उस दुनिया को अपने अपने ढंग से अपने स्मृति कोश में जमा किया है मैंने। मैं सौभाग्यशाली लोगों में हूँ। मैं चाहे लिख अच्छा पाऊँ ना पाऊँ, लिख पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन स्मृति कोश है मेरे पास। मैं दरिद्र नहीं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उसको लिख पाना ये कला है। नहीं, बहुत खूब लिखा है और उस स्मृति कोश से कुछ जो है हमारे भी हिस्से आया है, क्योंकि मैं ईमानदारी पूर्वक बताऊं तो आजकल चलन में है कि सब अर्ली डिनर कर लेते हैं। कल मैं भी अर्ली डिनर करके पहले से पढ़ी हुई इस किताब को इस बातचीत के लिए दोबारा दोहरा रही थी और दोहराते काफ़ी रात हो गई और मुझे वो उस गली से खमीरी रोटी और साथ में जो खाने जा रहा है गोश्त, खस्सी का गोश्त और साथ ही साथ उसको हमारी तरफ कहते हैं सगौती, और जब सगौती का जिक्र है कि आज सगौती पक रहा है तो खुशबू जैसे घुल रही है आसपास और जब मन बेचैन हो रहा है कहीं से खाने को मिल जाए। हमारी तरफ सावन में काली पूजा हुआ करती थी और सावन में बहुत सारे घरों में मांस मछली नहीं बनाते हैं और वो काली पूजा में खस्सी का ही चढ़ता था। तो हमारे घर का जो प्रसाद होता था उसको भी प्रसाद ही कहते थे। तो हमारे घर का प्रसाद कोई पड़ोसी के यहाँ बन के आता था और बड़े लोग नहीं खाते थे, बच्चे खाते थे। तो वही शब्द चलता था कि सगौती लेके जा दे आओ उनको और वो बना के पहुंचा देंगे। और वो भी खूब बात है, जैसे कश्मीरी में चलता है कि एक रोगन जोश जो है मुसलमानों का है और एक हिंदुओं का है प्याज और लहसुन से, उसी तरीके से वो बिना प्याज और लहसुन के सावन में सगौती बनती थी। तो ये सारी चीज़ें, खान पान की खुशबू, तो ये बरसों उस गली में जाने के अनुभव का है। ये भी कह सकती हैं आप। और मुश्किल होता है लेखक के लिए सुनीति यह बता पाना कि कौन सा अंश, कौन सा चीज, कौन सा क्षण कहाँ से कैसे ले लिया गया, कैसे रचा गया, कैसे उस समय कैसे आ गया उस स्मृति कोश में। स्मृति कोश में है, मतलब कि कभी न कभी गुजरा है, वो स्मृति में आया है। वह आने जाने की जो प्रक्रिया है वह कभी कभी बहुत लंबी रहती है, बार बार उसको रिपीट होता है। लेकिन कैसे रचना बनाता है कोई भी रचनाकार? मेरा तो ये मानना है कि अपनी रचना प्रक्रिया को नहीं बता सकता। वो जो भी बताता है वो झूठ बोलता है। चाहे वो जितना बड़ा रचनाकार हो दुनिया का, जिसने भी अपनी रचना प्रक्रिया को बताया है उसमें 99% झूठ हो सकता है, 1% से हो ही नहीं सकता, आप बता ही नहीं सकते। मैं आपकी इस बात पर यकीन करती हूँ, क्योंकि आप खुद ही कह रहे थे कि वो पहले जो प्रेम कहानी सरल सहज चल रही थी उसने कैसा रूप रख लिया। और लेकिन मेरा एक सवाल जो है वो थोड़ा इस कहानी पर अलग दृष्टिकोण से है। पीरों, दरगाहों, मज़ारों पर यकीन रखने वाली बहुत बड़ी जनता है और एक बहुत बड़ी जनता है जो मानती है कि ये सब अंधविश्वास है। और एक बहुत हद तक सच्चाई है कि इन जगहों पर शोषण भी बहुत होता है, आर्थिक और कई तरह के शोषण, खासतौर से महिलाओं के भी बहुत होते हैं। तो इन जगहों के जीवन के पक्ष को, जीवन के उल्लास के पक्ष को और संघर्ष के पक्ष को तो इस उपन्यास में आपने लिखा है, लेकिन ये जो पक्ष है जो पूरा अंधेरा और काला है उसको कहीं से भी छुआ नहीं गया। क्यों? देखिए, एक तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, जिस रचना के लिए आप मांग रहे हैं कि ये चीज होना चाहिए, उसको देखना होगा कि उसके पूरे दायरे में वो चीज आने लायक है नहीं है। अब जैसे समदू है, समदू की बहन है रसीदन, वो जाती है जब उसके पास, जब अपनी बेटी की समस्या का जिक्र करती है चुन्नी के प्रेम प्रसंग, तो वो क्या कहते हैं? उसको अपना जीवन जीना, बहुत बड़ी शायरबाजी,
अब यह एक पंक्ति कैसे उसके जीवन को बदल देती है, कैसे रसीदन इसके लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है बेटी का विवाह उस बबलू से कर देंगे, घर आती है। देखिए एक दुनिया, दूसरी दुनिया आप देखिए कि दाता भी प्रेम करते हैं किसी से, वो मनिहार हैं, प्रेम करते हैं, फिर वहां से निकलते हैं। वहां से निकलते हैं जब वो मतलब एक तरह से उनकी जो मानसिक स्थिति है वो एक तरह से विक्षिप्ता अवस्था कही है या हाल आना कहते हैं जिसको लोग, वो जाते हैं बारसुई के पास एक दरगाह में, वहां रहते हैं। वहां उनके एक उस्ताद होते हैं जिनकी किताब पढ़ते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है उपन्यास में, 2-3 पंक्तियां कि जब तुम किसी दूसरे की औरत से या किसी ऐसे औरत से प्रेम कर रहे हो जो असफल हो जाता है, वो औरत तुमको इनकार कर देती है, तो बेहतर है कि वो जगह ही छोड़ दो, वहां भटकने से कोई लाभ नहीं। और वो चले आते हैं, पीर जगजोत के यहाँ जाते हैं। तो जो दरगाहों खानकाहों का जो शुभ और मंगल पक्ष रहा है, मेरी कोशिश है कि वह मंगल पक्ष उभार के साथ, और ऐसा कुछ है ही नहीं वहां। कब्रिस्तान में, इस कब्रिस्तान में तो एक मजार है, मुर्दे आ रहे जा रहे हैं। आप सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी कि मुर्दे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुर्दों को दफन करने के लिए 2 औरतें हैं, माँ बेटी, लंगड़ा भाई, वहां जीवन, वहां तो कुछ है। जिस खानकाह का जिक्र है वहां पर, जैसे जहाँ समझू, जहाँ वो शाह अजानी की दरगाह है, वो पख्तूनिस्तान से आते हैं, वो विदेश से प्रेम में असफल होकर आते हैं, और उनकी लिखी हुई कविताएं आज भी उस खानकाह में बंद हैं, उसको डिकोड नहीं किया गया है, उसका भाषांतर नहीं हो पाया। शाहजहानी जब आते हैं बिहार और कहते हैं तो मनेर शरीफ में दौलत शाह मनेरी से कि हम आपके पास आकर रहना चाहते हैं, तो अजानी का मतलब गरीब होता है। तो दौलत शाह उनको खबर भिजवाते हैं कि क्यों, जहाँ पहले से दौलत है वहां दरिद्रता का क्या काम, तुम जहाँ वहीं रहो। तो ये उस समय की दुनिया है। आप उपन्यास में लिखे उन 2 पंक्तियों को, अमीर खुसरो की पंक्तियों को याद कीजिए कि कैसे अजान की आवाज ऊपर उठ रही थी, हवा में नारायण नारायण का स्वर गूंज रहा था, जिससे उपन्यास आरंभ होता है इन 2 पंक्ति। तो यह उपन्यास ही हमारे समय और समाज के शुभ मूल्यों की धारणा के लिए, बिल्कुल, ये तो लेखक रचनाकार की स्वायत्ता है कि वो किस पर लिखना चाहता है, किनको चुनना चाहता है। ये तो मेरा एक सवाल था, मैं ये नहीं कहती कि ये बनना चाहिए। आपने सही कहा, आपने सही कहा, ये अंधेरा है, ये अंधेरा चाहे दरगाह हो, खानकाह हो, मंदिर हो, मठ हो, तो जैसे इसी चीजें जिसको कहा जाए संस्थान का रूप ले लेती हैं हमारे देश और समाज में, उसमें बहुत सारी कमियां आने लगती हैं, गड़बड़ियां आने लगती हैं। अब देखिए अभी तो चारों तरफ जो भी संस्थागत और धर्म की आड़ में यह सब कुछ तो और पनपता है, और सूफीज्म इसके विरोध में है, इन्हीं सब चीजों के विरोध में जो सूफीज्म होता है। आप मीर को पढ़ें तो आप फिर पाएंगे कि कैसे मतलब किस तरह के शायर थे मीर। अब इसी शाह आरज़ा के दरगाह पे रहने वाले जो समदू मियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत एक तरह से झकझोर देती है आकर उनकी बहन। वो आती है और उनकी कहानी, वो अपनी बेटी की मोहब्बत की कहानी सुनाती है, और उनकी अपनी मोहब्बत जो सफल नहीं थी वो उनकी आंखों के सामने गुजरने लगता है। उसी से मैं एक आपसे अंश पढ़ने को कहूँगी कि जब बहन रसीदन चली जाती है उसके बाद क्या हाल होता है, वो किस तरह से किस मनोदशा में है, उसका बहुत डिटेल, बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। और ये पेज नंबर 86 पर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप पढ़ें। हाँ पढ़ें, मैं देती हूँ। अरे आप इतना अच्छा पढ़ें, मुझे पसंद है ये हिस्सा, तो आप पढ़ें। हाँ। रसीदन बाजी को विदा कर लौटे समदू फकीर और अपनी कोठरी में बिछी चटाई पर आकर बैठ गए। उनकी पीठ कोठरी की दीवार से टिकी हुई थी,
आंखें मूंदी थी, आकुल मन किसी पंछी की तरह बीती हुई जिंदगी के आसमान में उड़ा जा रहा था। उड़ते उड़ते कभी रेत के बड़े बड़े ढूंगों वाले रेगिस्तान के ऊपर जा पहुंचता, तो कभी दरियाओं दरख्तों वाले किसी हरे भरे सहरा के ऊपर उड़ान भरता। चारों ओर से उड़ती पागल हवा थी जो उड़ा ले जाना चाहती थी सब कुछ। उनके भीतर एक बिना ओर छोर वाला समंदर था जो सब कुछ बहा ले जाने के लिए सिरधुनती लहरों के साथ उमड़ता चला आ रहा था। समदू फकीर ने पल भर के लिए अपनी आंखें खोल कर देखा। सर्द मौसम की धूप के टुकड़े अचानक जलते हुए अंगारों की तरह चमकने लगे थे। धूप के इन टुकड़ों की आंच न जाने किस रास्ते उनके वजूद को पिघला रही थी। उनकी पलकों पर एक साथ आग की लपटें लहरा रही थी और बर्फ के बुरादे जल रहे थे। अजीब कैफियत थी, किसी जख्म का दाग कुहन था, भीतर छिपा कोई पुराना जख्म जो जिंदा हो उठा था, हरा हो उठा था। समदू फकीर की आंखों के सामने स्याही छा गई, उनके होठ लरसे। अल्लाह ताला रहम कर, ऐ मेरे परवर पाक दिगार, रहम कर, मेरी स्याह बख्ती पर रहम कर, मेरे गुनाहों को मुआफी दे। भला ये कौन सा सितम है, ये कौन सा जुनून तारी है मेरे ऊपर। समदू फकीर की खुली हथेलियां आसमान की ओर उठी थी और वो जार जार रो रहे थे। चाय वाला लड़का जो जूठी प्यालियां और चाय के पैसे लेने आया था, उनके सामने खड़ा उन्हें एक टक निहार रहा था। चबूतरे पर रखी जूठी प्यालियां लिए जब वो पैसों के लिए कोठरी में घुसा, भौचक रह गया। वो समदू फकीर को पहली बार रोता हुआ देख रहा था। दरगाह पर आने जाने वाले कई फकीरों को उसने देखा था, पर आज तक किसी फकीर को रोते हुए नहीं देखा था। दिन बीता, समदू फकीर ने अनाज का एक दाना मुंह में नहीं डाला। अपनी कोठरी में ही दीवार से पीठ टिकाए कुश की चटाई पर बैठे रहे या फिर सिरहाने अपनी दोनों हथेलियां लगाकर चित पड़े रहे। बीच बीच में जब नमाज का वक्त हुआ, उठकर उस पत्थर की चौकी के पास गए, बदने से पानी लेकर वजू किया, नमाज पढ़ा और फिर वापस चटाई पर जाकर बैठे या पड़ गए। दिन ऐसे ही बीता। रात हुई, ठंड बढ़ी, चांद निकला, कुहासा दिखना शुरू हुआ। हवा कभी तेज होती तो कुहासा फटता और चांद दिखने लगता या फिर छिपा जाता। चांद, हवा और कुहासा सब मिलकर रात के साथ खेल रहे थे। समदू फकीर अपनी कोठरी में जहां थे वहीं पड़े रहे। समदू की जिंदगी के वे सारे दुख जो अनमने से कलेजे की किसी गुफा में छिपे पड़े थे और जिनके चटकीले धूसर पड़ चुके थे, वे आज अचानक अपनी उदासी के लबास उतार कर कातिलों की तरह हमलावर हो चुके थे। समदू फकीर ने इन हमलावरों से बड़ी मुश्किलों से पीछा छुड़ाया था और शाह अरसा की हाजिरी में लग गए थे। जर्द पड़ चुकी यादों के साए अपना रंग बदल कर यूं नाचने लगे हैं, उन्होंने कभी सोचा। अपने कलेजे के भीतर बसी हल्दी चिरैया की महीन आवाज की उदास थरथराहट को वो मरने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कभी मातम नहीं मनाया, अपनी रूह को कभी काला लिबास नहीं पहनाया। अचानक हवा की गति बदली, धीरे धीरे तेज होती गई हवा, तेज, इतनी तेज कि उसमें भंवर पड़ने लगा। कुहासे की चादर तार तार हो गई। चांदनी के फूल दिखे। शीशम और बरगद के तनों पर, पत्तों पर चांदी की परतें चढ़ गई। हवा के झोंकों से बूढ़े शीशम और उस विशाल बरगद की फाक फाक छू रही थी। सब कुछ बदलने लगा। एक बर्फ सी लहराई और चांदनी के फूलों के बीच खोज गई ज़ूबी की सूरत। ज़ूबी बहुत बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। बस छोटे छोटे एक दो और सवाल हैं, ठीक है जी। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो प्रेम है जो समदू करते हैं ज़ूबी से, और जिस पर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि फिर उसके बाद जीवन पहले जैसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब एक ऐसा प्रेम है जो हम अपने आसपास नहीं देखते हैं। और नहीं, मैं इस पर टिप्पणी करने आपको नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा महसूस होता है
कि ऐसी रूहानियत, ऐसी बात जो कि मतलब आपको प्रेम वापस से ज़िंदगी से ऐसे जोड़ता है कि आप ज़िंदगी को अलग लेवल पे देखने लगते हैं, और शायद आप अपने माजी से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वर्तमान या भविष्य में फिर कोई ऐसी रूहानी ताकत होती है जो आपको बचाए रखती है इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया की दुनियावी चीज़ों में आपका मन नहीं लग पाता है। वो ऐसा प्रेम है जो एक बार नहीं रहता है तो शायद हम भी वैसे नहीं रह पाते जैसे पहले थे। तो ऐसा मुझे लगता है कि अब इस समय में हमें अपने आसपास इर्द गिर्द ऐसा कम मिलता है। ऐसा प्रेम हम किताबों में पढ़ते हैं, और वो आपकी किताब में आया है तो मैं बहुत देर तक उस प्रेम में डूबी रही। यहाँ आते आते भी मेरे दोस्त ने कहा कि इसमें इस उपन्यास की खूबी है। मैं पूछ रही थी कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि इस उपन्यास की खूबी है, जैसे आपने कहा कि सिरात इन सबसे खेल रही थी, जो चांद है, जो दीवार है, जो दरगाह है, जो उनकी स्थिति है, चांद कैसे पेड़ की पत्तियों के पीछे से दिख रहा है, ये सारे जो शब्द हैं जो खेल कर रहे हैं, उनमें हम भी कहीं वहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं। मतलब कि वो चाय वाला लड़का ही नहीं देख रहा है, उस चाय वाले लड़के के पीछे कहीं हमारी परछाई है और हम उसके हिस्सा हो जाते हैं, इतने उसके भीतर चले जाते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में ये किताब घुस आती है। तो इस किताब की ये खूबी है। लेकिन समदू जैसे लोग हमारे आसपास नहीं मिलते, जूबी जैसे भी नहीं मिलते, लेकिन उनके पिताओं जैसे लोग मिलते हैं। एक देखिए, पहले जूबी के पिता को एतराज़ था कि वो ऐसे खानदान में अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, और जब शादी करने के लिए जाता है तो समदू के पिता ने उसे अपने दूसरे बेटे के लिए कह दिया कि इससे कर लो, ये ज़्यादा बेहतर लड़का है नौकरी में, और वो शादी तय करके भी चला गया। तो ऐसे लोग हम आज भी देखते हैं जो अपनी औलाद की खुशी नहीं देखते, बस अपना पता नहीं कौन सा ईगो देखते हैं और वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ये समद जैसे लोग या संधू फकीर जैसे लोग या वैसा प्रेम क्यों नहीं है हमारे समय में? ऐसा है नहीं। प्रेम है, और प्रेम है तो उसकी अपनी इंटेंसिटी होगी, उसकी अपनी आवेग मयता होती है। अब है क्या कि दुनिया बहुत बदली हुई है। समदू के समय की दुनिया और ठीक अभी की दुनिया, 2-4 साल में ही दुनिया बदल जाती है, 2 दिन में दुनिया बदल जाती है, 1 दिन में दुनिया बदल जाती है। तेजी से मैं उस पीढ़ी का व्यक्ति हूँ जिसने बैलगाड़ी से यात्रा की है और हवाई जहाज से भी यात्रा की। मैं उस पीढ़ी का व्यक्ति हूँ जिसकी उंगलियां फोन करने में गोल घुमाते घुमाते सूझ जाती थी और फोन नहीं लगता था, बाहर अगर कहीं आप हैं, और आज क्षण भर में आप संदेश एक दूसरी जगह दे सकते। तो दुनिया बदलते रहती है, तो प्रेम के तौर तरीके बदलते हैं। इंटेंसिटी जो है, आवेगमयता जो है, वही उसका प्राण है प्रेम का। वह आवेगमयता आज भी प्रेमी जो उपलब्ध है, जो सचमुच प्रेम करते हैं, उनमें वो आज भी उपलब्ध है। बहुत खूबसूरत, मतलब आपको वो दिखेगी नहीं, लेकिन वो उसका एहसास आपको जिंदा किए रहने का, आपके जीवन को संचालित करते रहेगा। मेरा ऐसा मानना है, पहली बात। और दूसरा, आप क्या जानना चाहती हैं? मैंने ये कहा कि उनके जैसे लोग मुझे कम दिखते हैं, लेकिन उनके पिताओं जैसे लोग बहुत दिखते हैं। पिता और हिंसक होते जाएंगे। समाज जैसे जैसे जितना ज्यादा यांत्रिक होता जाएगा, जितना लालची होता जाएगा, वैसे पिता वैसे और हिंसक होते जाएंगे। आप याद कीजिए, मीर शिकार टोली एक मोहल्ला है पटना, जहाँ की उसकी माँ है, तो वो इतना हिंसक है, कहता है कि तुम बहेलियों के खानदान से हो, बहेलियों के खानदान से हो, मतलब, और वो अपनी बेटी को मार देता है। तो ये बेटियां, हो सकता है कि आज गला दबाकर मारने की हिम्मत कोई पिता न करे, लेकिन भावना के स्तर पर इतनी बड़ी चोट पहुंचाए कि जीते जी वो बेटी मरी रहे पूरे जीवन। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हो रहा है। तो ये है, जैसे जैसे स्त्रियां शिक्षित होती जाएंगी, जैसे जैसे पुरुष जैसे जैसे अपनी जो तथाकथित सत्ता है उसको छोड़ के जाएगा, वैसे वैसे दुनिया कोमल होगी, वैसे वैसे प्रेम की स्पेस बढ़ेगा। और
पिताओं की दुनिया भी बदलेगी एक दिन। मैं तो आशान्वित हूँ कि पिताओं की भी दुनिया बदलेगी। ये भी जीवन से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जैसे अमीना है वो तो कहती है साबिर को कि तुम यहाँ से जाओ और अपनी जिंदगी बनाओ, मतलब उससे बहुत दुख होता है और उसे पता होता है कि आगे चलकर उम्मीद होती है कि ऐसा ना हो, लेकिन आगे चलकर क्या हो सकता है अगर वो यहाँ से चला जाए, और वो वही होता है। लेकिन हम देखते हैं कि साबिर कोशिश कर रहा है मीना के प्रति ईमानदारी निभाने का। वो अपने मामा से कहता भी है कि मुझे उससे शादी करनी है और ऐसे इस साइड। लेकिन जीवन का सच ये है कि जब भी ऐसे साबिर आगे बढ़ते हैं या अमीना ही आगे बढ़ती है, अगर बदल गए तो लोग जो पीछे छूट जाते हैं वो छूट ही जाते हैं। ऐसा सुदीप, आपको आषाढ़ का एक दिन नाटक याद है? मैंने कोई नई बात नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि ऐसा छूट जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, भेजती है उसको, मल्लिका भेजती है कालिदास को, जाओ उज्जैनी जाओ कभी, वहां राज सत्ता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और कालिदास वहां जाते हैं और प्रियम मंजरी हो जाते हैं। उस खबर आती है कि रोज नई नई ललनाओं के साथ कालिदास का समय गुजर रहा है ना? तो यह कोई मतलब ऐसा है नया नहीं है। साबिर बहुत क्लोज रीडिंग करना होगा उपन्यास का। साबिर जब अपने मामा के गांव गया है तो उसकी जो जमीनें बिक रही है उसमें उसको दलाली मिलती है और वो स्वीकार कर लेता है, वो पैसे को अलग रखता है। देखिए उसका चरित्र कैसे बदल रहा है, उसका वर्गीय चरित्र कैसे बदल रहा है। वो अमीना के लिए छटपटा जरूर रहा है, लेकिन वह अपने मामा के यहाँ जो वैभव है उसको छोड़कर नहीं आना चाहता है। आने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वह उस वैभव में ताकत है, उसमें बहुत ठोस है खींचने। और यही दुनिया है कि रिश्ता जो भाव पक्ष है, जो वह उस पर धन और वैभव और ताकत जो साबिर को वहां मिल रही है, वह भाव पक्ष को उससे रौनक करता है। भाव पक्ष ये वही है कि यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है। यही लगता है कि व्यक्तिगत मतलब बहुत मुश्किल है जो व्यक्तिगत ईमानदारी की बात है, नहीं तो सामाजिक चलन तो यही है, यही होता है। सामाजिक चलन भी नहीं है। अगर ये सामाजिक चलन होता तो फिर बबलू और चुप्पी कैसे मिलते? आप कोई एक चीज नहीं कर सकते हैं जीवन में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो आगे जो आगे बढ़ते हैं, पीछे जो छूटता है वो छूट जाता है। और क्योंकि बबलू और चुन्नी तो एक ही जैसी परिस्थितियों में। चुन्नी आप याद कीजिए, कभी तुम जुनेदवा की बीवी की तरफ फिर देखोगे हाँ तो कलेजा काट देंगे, खा जाएंगे। तो देखिए ये नहीं अमीना कह पाती। अमीना उससे बड़ा कैरेक्टर है, ज्यादा संश्लिष्ट है। अमीना भी चाहती तो ये कह सकती थी कि वो कहीं नहीं जाना साबिर, क्योंकि वो साबिर रुक जाते नहीं जाते, मामा वही भेजती है। लेकिन जब आप भेज रहे हैं, वो गीत है, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, अब पिया डोंगी ले सिधारे, जब नदी को जाता है तो लेके लौटता है, लेके लौटे पिया सोन मछली नहीं तो वो सोने की पड़ी। तो यह हमारे समाज और इस दुनिया की एक शाश्वत कथा है। अब इसके शेड्स अलग अलग हैं, हर रचनाकार अपने ढंग से चीजों को उकेरता है अपने लिए और उसको रचने की कोशिश करता है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल इस किताब से नहीं है, ऐसे ही है, आपकी पसंद के 5 उपन्यास कौन से? देखिए मैं आपको अभी हिंदी के उपन्यासों के बारे में ही बताऊंगा। मेरी पसंद का सबसे जो पहले 2 उपन्यास हैं वो महिला आंचल और पर्वत पर कथा है। ये दोनों उपन्यास मुझे इन दोनों को मैं लगातार पढ़ते रहा। फिर आधा गाँव, तीसरा उपन्यास मेरा सबसे पसंदीदा उपन्यास। उदान को हमारी भाषा का क्लासिक माना गया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उदान एक बड़ी रचना है और वह भी मुझे प्रिय है, लेकिन मैं उसे पहली जगह पर नहीं रख पाता, पहले स्थान पर नहीं रख पाता। तो इस तरह 4 ये उपन्यास मुझे बहुत प्रिय है। मैं इनको बार बार लौटता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, उनके बीच से गुजरते रहता हूँ। आपको बताइए एक पांचवा नहीं बताएं? अभी की रचनाओं में से कोई
अभी की रचनाओं को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वैसा कुछ नहीं है कि इनके साथ उसकी चर्चा करूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये आपके प्रिय उपन्यासों में से 3 तो मुझे भी बहुत पसंद है और 2 मेरे 5 के लिस्ट में हैं। एक आधा गांव, प्रतीक परिकथा। मैनाचा मुझे पसंद है, लेकिन मुझे प्रतीक परिकथा बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे प्रेमचंद की गोदान से ज़्यादा रंगभूमि पसंद है। मुझे रंगभूमि बहुत पसंद है। क्राफ्ट के लेवल पे वो इतना क्रिस्प है और बहुत पसंद है। और आपने सही कहा, मैं बल्कि भूल रहा था, अगर मुझे 5 बार रखना भी हुआ तो मैं रंगभूमि कहूँगा। अगर ये रैपिड फायर होता तो मैं आपको नंबर नहीं देती। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुलोक जी, बहुत सारी बातें हमने आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत स्नेह, क्योंकि यह बातचीत बदकही जिस जो शब्द आता है, ये सचमुच बदकही थी। और कहीं नहीं लगा कि मुझे प्रश्नों के घेरे से गुजरना है। बहुत सहज होकर के आप दोनों मेरे सामने अपनी जिज्ञासा रखी और मुझे बोलने का अवसर, बहुत 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 स्नेह। शुक्रिया।